Hello, everyone. So, welcome back to Electrostatics Journey. लेक्चर 4 अब हम कर रहे हैं। कूलम्स लॉ हमने थियोरेटिकली कंप्लीट कर लिया है, बट अभी भी मैं ये कहूँगा कि कूलम्स लॉ को आप कंप्लीट मत मानिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ थ्योरी अगर कंप्लीट हो गई तो फिर समझ लेते हैं कि हाँ भाई कंप्लीट हो गया अब तो, ठीक है। लेकिन ये फिजिक्स है बाबू। यहाँ पर जब तक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस और न्यूमेरिकल एक्सपर्टीज नहीं आ जाएगी तब तक आप मान के चलिए कि जो टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। सिर्फ फॉर्मूलाज रट लेने से, कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा बहुत याद कर लेने से, रोट मेमोराइजेशन कर लेने से वो टॉपिक कंप्लीट नहीं होता। हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कूलम्स लॉ के क्वेश्चंस हम आज देखने वाले हैं, जिसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और वेक्टर फॉर्म जो है दोनों को मिलाकर क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं वो हम देखेंगे। ओके, यहाँ पर लेक्चर 2 लिखा हुआ है बट जस्ट इग्नोर इट। ये वॉलपेपर वही है बट लेक्चर 4 है, आपको पता है। ओके, फाइन। सो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ आपको अच्छे से समझ में आया है? अगर नहीं भी आया है तो एक बार हम वेक्टर फॉर्म को रिवाइज करेंगे, ठीक है। एक बार हम वेक्टर फॉर्म को रिवाइज करेंगे। आप देखिए, सबसे पहले हमें एक बात पता है कि F इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है। फाइन। उसके बाद सीधा हम जंप कर जाते हैं रेडियल डायरेक्शन पे। आप एक सर्कल कंसीडर कर लीजिए जिसमें रेडियली आउटवर्ड, मतलब रेडियस से होते हुए अगर हम बाहर जाते हैं तो उस डायरेक्शन को आर कैप डायरेक्शन बोलते हैं, दैट इज रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। और अगर हम रेडियस से होते हुए सर्कल के अंदर आते हैं तो दैट इज रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। मतलब बाहर जाने वाली सारी डायरेक्शन आर कैप और अंदर आने वाली सारी डायरेक्शन माइनस आर कैप होती है। फाइन, ओके। अब इस पर्टिकुलर सेटअप में हमने सेंटर पे एक चार्ज रखा Q और पेरीफेरी पे एक चार्ज रखा कैपिटल Q। कैपिटल Q पे जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड तो यही होगा, या फिर कह लीजिए कि अगर हम Q और Q की टर्म्स में लिखे तो उसका मैग्नीट्यूड तो F इक्वल टू के स्मॉल क्यू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय, अगर इसका रेडियस स्मॉल r है तो स्मॉल r स्क्वायर, यही होगा। फाइन। या फिर हम कंसीडर कर सकते हैं कि Q1 Q2 जैसे कि हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है। मैग्नीट्यूड तो हमने ऑलरेडी लिख लिया है, डायरेक्शन क्या होगा? अब सोचिए इस कैपिटल Q पे फोर्स किस तरफ लग रहा है? बाहर की तरफ लग रहा है कि अंदर की तरफ लग रहा है? ऑब्वियसली बाहर की तरफ लग रहा है। अगर बाहर की तरफ लग रहा है तो उसका यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन क्या होगा? आर कैप या माइनस आर कैप? आर कैप। तो इसका मतलब इस मैग्नीट्यूड के साथ हमें एक आर कैप लगाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे यही किया, एफ वेक्टर इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गया, इनटू आर कैप। फाइन। उसके बाद हमें वेक्टर की नॉलेज हमें है कि किसी भी वेक्टर को हम लिख सकते हैं इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। आर वेक्टर इज इक्वल टू आर मैग्नीट्यूड इनटू आर कैप। फाइन। इसका मतलब ये भी हुआ कि आर कैप की जगह हम लिख सकते हैं आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर मैग्नीट्यूड। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर आर और आर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया। फाइन। अगर आर आर से डिवाइडेड और मल्टीप्लाई कर लिया तो डिनोमिनेटर में आर क्यूब बन गया, और ये आर इंटू आर कैप क्या है? आर इंटू आर कैप क्या है? आर वेक्टर। सो यहाँ पर आर वेक्टर आ गया। ये आपको क्लियर है? ओके। अगर ये आपको क्लियर है तो आप इस वाले सिस्टम को देखिए। इसमें Q1 और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो है L। फाइन। और अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे Q2 पे फोर्स निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू Q1 ड्यू टू Q1, तो हम क्या करेंगे? तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो क्या है? L वेक्टर। फाइन। सबसे पहले हमें पता है कि के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, इस तरीके से हम वेक्टर फॉर्म को लिख सकते हैं। तो r की जगह अगर l आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, के क्यू वन क्यू टू एल वेक्टर डिवाइडेड बाई एल क्यूब। फाइन। लेकिन हमने देखा कि एल वेक्टर जो है
वो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है। इसमें हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अप्लाई किया, बट यहाँ पर मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि अगर L वेक्टर को आपको लिखना है तो आप फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर भी लिख सकते हैं। उसका जो हेड पे वेक्टर आ रहा है, उसका जो हेड का पोजीशन वेक्टर है माइनस उसका जो टेल का पोजीशन वेक्टर है, अगर आप वो करते हैं तो वैसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर और हेड वेक्टर डिवाइडेड माइनस टेल वेक्टर, हेड वेक्टर माइनस टेल वेक्टर। ओके फाइन। तो L की जगह हमें क्या लिखना होगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और जब हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो हम उसी का मॉड लिख देंगे। तो देखिए L वेक्टर की जगह R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और डिनोमिनेटर में उसी का मॉड, मॉड और क्यूब। सिंपल हो गया। अगर हमें ये फोर्स था द फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, अगर हमें लिखना है फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, तो वो माइनस डिसॉल्व हो जाएगा। क्लैरिटी है? ओके ओके। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी आपको समझ में आ गया कि नेट फोर्स जो है वो सिर्फ एक वेक्टर सम है इंडिविजुअल फोर्सेस का। फाइन ओके। ऑल राइट, सो एक क्वेश्चन लिखते हैं। लेट्स राइट वन क्वेश्चन। two charges two charges 2 microcoulomb and 1 microcoulomb, 2 microcoulomb and 1 microcoulomb placed at a distance of placed at a distance of 1 meter, 1 meter not 1 meter, 10 centimeter, 10 centimeter. Where should a third charge be placed between them so that it does not experience any force? Where should a third charge be placed in between them? पहले से ही वो हमें बता रहा है कि हमें चार्ज जो है, थर्ड चार्ज जो है, वो हमें उनके बीच में रखना है। थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड इन बिटवीन देम so that it does not experience any force। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक ही टेक्निक बताऊंगा, हम उस टेक्निक से फॉर्मूला बनाएंगे और वो फॉर्मूला आप हमेशा याद रख सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कि यहां पर एक चार्ज Q1 है और यहां पर एक चार्ज Q2 है। यहां पर एक चार्ज Q1 है और Q2 है। अभी मैं वैल्यूज पुट नहीं कर रहा हूं, अभी मैं डायरेक्टली वेरिएबल्स की टर्म में लिखूंगा। और मैं एक थर्ड चार्ज रखता हूं, मैं एक थर्ड चार्ज रखता हूं, लेट अस कंसीडर यहां पर। ठीक है, एक थर्ड चार्ज मैंने रख दिया इन दोनों के बीच में। मान लेते हैं कि Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। डिस्टेंस क्या है? R है। फाइन। और Q जो है वो Q1 से
x डिस्टेंस पर रखा हुआ है। अगर वो q1 से x डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो वो q2 से कितने डिस्टेंस पे होगा? टोटल माइनस x, सो r माइनस x इतने डिस्टेंस पर होगा। फाइन, q1 से इतने डिस्टेंस पे, q2 से उतने डिस्टेंस पे। फाइन, अब हमें क्या करना है? आप एक चीज देखिए कि ये सारे चार्जेस पॉजिटिव है, ठीक है, ये सारे चार्जेस पॉजिटिव है। अगर Q1 की फोर्स Q पे निकालेंगे तो इस तरफ आएगी, Q2 की फोर्स Q पे निकालेंगे तो इस तरफ आएगी। दोनों ही फोर्सेस रिपल्सिव होंगी ना। Q1 पुश करने का ट्राई करेगा, Q2 भी पुश करने का ट्राई करेगा, दोनों पुश करने का ट्राई कर रहे हैं। अगर दोनों का जो पुशिंग फोर्स है वो कैंसिल हो जाए तो ये जीरो बन जाएगा। यस, वेरी क्लियर कि इन दोनों फोर्सेस को बराबर होना पड़ेगा। तो मान लेते हैं जो Q1 फोर्स लगा रहा है वो है F1 और जो Q2 फोर्स लगा रहा है वो है F2, ठीक है। इन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो जाए तो नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगा। फाइन, ओके। अब हम सबसे पहले F1 लिखेंगे और F2 लिखेंगे, उन दोनों को इक्वेट कर देंगे, दैट्स इट। सो F1 क्या है? F1 है कि Q1 इंटू Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं F वेक्टर के Q1 Q बाई एक्स स्क्वायर, और ये डायरेक्शन क्या है? आई कैप, पॉजिटिव आई कैप। अगर हम F2 लिखें तो F2 कहां पे है? F2 है नेगेटिव आई कैप में, तो इसका मतलब माइनस के Q2 Q डिवाइडेड बाय R माइनस एक्स होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? ठीक है, अच्छा, आई कैप माइनस आई कैप हो गया ना, माइनस आई कैप। क्लियर? अब बात देखो क्या होती है कि अगर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो वही तो हमें चाहिए, दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। सो नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ठीक है। और वो हमें चाहिए जीरो, वो हमें क्या चाहिए? जीरो चाहिए। तो दोनों को लगा देंगे के Q1 Q बाय एक्स स्क्वायर आई कैप माइनस के Q2 Q डिवाइडेड बाय R माइनस एक्स होल स्क्वायर आई कैप इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही सेम ही डायरेक्शन में है। तो के Q1 Q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू के Q2 Q डिवाइडेड बाय R माइनस एक्स होल स्क्वायर। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि आपको इतना सारा भी करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अगर डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्टली आप दोनों को इक्वेट कर दीजिए, इस फोर्स को और इस फोर्स को आप इक्वेट कर दीजिए। तो आप इस स्टेप से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके, फाइन। मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं उसके आगे। तो अब देखिए, कैपिटल Q कैंसिल हो जाएगा, K कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा Q1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q2 डिवाइडेड बाय R माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करेंगे कि x को कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के। ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो ये बहुत बड़ा गुनाह कर देंगे आप, ठीक है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी है, हमें कुछ और करना है जिससे कि ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाए। अगर हम इसके स्क्वायर्स को हटा दें, और जो हम इजीली हटा भी सकते हैं, देखिए R माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं Q2 बाय Q1, या फिर डायरेक्टली हम इसके स्क्वायर्स को हटा सकते हैं। यस और नो? देखो, हमने स्क्वायर्स को हटा दिया और स्क्वायर्स को हटाकर हम दूसरी साइड पर लेकर गए, तो दूसरी साइड पर जाकर वो रूट बन गया, ठीक है, वो रूट बन गया। ये एक्स को दोनों से डिवाइड कर देते हैं, R अपॉन एक्स माइनस वन आ जाएगा,
तो r अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू Q2 डिवाइडेड बाय Q1 अंडर रूट। अब हमें क्या निकालना था, x निकालना था। देखो ये -1 पहले प्लस में जाएगा, उसके बाद वो पूरी क्वांटिटी r के डिनोमिनेटर में आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखो मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं, x इज इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाय 1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 अंडर रूट। फाइन। ये फॉर्मूला जो बन के आया है यहाँ पर, अगर ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद है तो आपको ये पूरा सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद करके रख सकते हैं, ठीक है। r डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट Q2 डिवाइडेड बाय Q1। अब इस फॉर्मूला को अगर आप डायरेक्टली याद कर लेते हैं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप इस फॉर्मूला को डायग्राम के साथ याद करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको, इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो। न्यूमरेटर में r है, r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। डिनोमिनेटर में 1 प्लस अंडर रूट Q2 बाई Q1 है। अब यहां पर हमें दो चार्जेस गिवन है, Q1 और Q2। कौन न्यूमरेटर में आएगा कौन डिनोमिनेटर में आएगा ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। हम रैंडमली अगर पुट कर देंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो आप देखिए ये जो x आप जिससे कैलकुलेट कर रहे हैं ना, उसी जिस चार्ज से x कैलकुलेट किया है, देखिए ये q और q1, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x है। किन दोनों के बीच का डिस्टेंस x है, q एंड q1। तो q1 ही डिनोमिनेटर में आएगा, Q1 ही डिनोमिनेटर में आएगा। Q तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि Q पे ही हमने नेट फोर्स निकाला है और वो कैंसिल हो गया, ठीक है। हमारे पास सिर्फ आंसर में दो चार्जेस हैं, या तो Q1 या फिर Q2। हम जिससे x कैलकुलेट किया था, जिससे x मेजर किया था, वही वाला डिनोमिनेटर में आएगा। आर यू गेटिंग? ओके, आप समझ गए इस फॉर्मूला को। अब हम वैल्यूज पुट कर लेंगे डायरेक्टली और आंसर चेक करेंगे। उसके लिए हमें डायग्राम 2 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम के लिए अलग से बनाना पड़ेगा, तो देख लेते हैं हम। अब देखो मैंने यहाँ पे रख दिया 2 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम, और लेट अस कंसीडर यहाँ पर हमने वो एक्स्ट्रा थर्ड चार्ज रखा और 2 माइक्रोकूलम से x कैलकुलेट किया, 2 माइक्रोकूलम से x कैलकुलेट किया। तो क्या होगा, सिंपली हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू, अच्छा इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट। अब न्यूमरेटर में आएगा 1 और डिनोमिनेटर में आएगा 2, ठीक है। ये आंसर हो गया। इसको चाहे तो थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। माइक्रो की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये डिवीजन में है, तो माइक्रो माइक्रो दोनों का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ओके, आंसर भी सेंटीमीटर्स में आ जाएगा। 1/√2 है तो ये √2 + 1 और ऊपर भी √2 हो गया, तो 10√2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √2 सेंटीमीटर। ये आ गया भाई, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। ये फॉर्मूला अगर आपको हमेशा याद रहेगा तो आप कभी भी इसमें गलती नहीं करेंगे, ओके। ओके, विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये आपके नीट एग्जाम में कई बार आया हुआ है। कभी वेक्टर फॉर्म पूछी हुई है, कभी
कभी स्केलर फॉर्म पूछी हुई है, बहुत बार ये क्वेश्चन नीट ने पूछा है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके यहां पर चार्ज क्यू रखा हुआ है, यहां पर भी क्यू रखा हुआ है, और यहां पर भी क्यू रखा हुआ है, ठीक है। सारी साइड्स जो है वो ए है, ए, ए एंड ए। वो कह रहा है कि आप किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालो ड्यू टू द अदर चार्जेस, ड्यू टू द अदर टू चार्जेस। जैसे कि अगर मैं इस पे फोर्स निकालता हूं, तो इस पे फोर्स किस किस की वजह से होगा? इसकी वजह से और इसकी वजह से, फाइन। और अगर मैं इस पे फोर्स निकालता हूं, तो इन दोनों की वजह से होगा। ऐसे ही अगर मैं उस पे फोर्स निकालता हूं, इस पे फोर्स निकालता हूं, तो इन दोनों की वजह से होगा। तो आप कोई भी एक चार्ज पकड़िए, क्योंकि ये फिगर पूरी तरीके से सिमेट्रिक है, फिगर पूरी तरीके से सिमेट्रिक है, तो आप किसी भी एक चार्ज पे फोर्स निकालेंगे ड्यू टू बाकी दोनों, तो वो सेम ही आएगा। ओके, तो लेट्स सी हाउ विल डू इट। ठीक है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और अब हमें फोर्सेस लिखनी है। अब मैं चार्जेस को नहीं यहाँ पे शो कर रहा, मैं डायरेक्टली फोर्सेस को शो करूंगा। लेट अस कंसीडर मैं जो नेट फोर्स निकाल रहा हूँ वो इस वाले चार्ज के ऊपर निकाल रहा हूँ, ठीक है। इस वाले चार्ज के ऊपर मैं नेट फोर्स निकाल रहा हूँ। तो सबसे पहले ये वाला चार्ज जो है वो उस चार्ज को रिपेल करेगा, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। इस वाले चार्ज की वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से रिपल्शन होगा और ऑब्लिकली डाउनवर्ड होगा, तो फोर्स ऐसे लगेगा। क्लियर? ओके, यस। अब आप एक चीज देखो कि दोनों ही फोर्सेस मैग्नीट्यूड में भी इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस सेम है और चार्ज की वैल्यू भी सेम है। तो अगर मैं लिखूं यहां पर फोर्स, तो के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। यहां पर भी अगर मैं लिखूं, तो एफ इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। गॉट इट? ठीक है। और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये क्या है? ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा। वेक्टर्स मैंने आपको बोला था रिवाइज करके आने के लिए, नेट फोर्स अगर मुझे निकालना है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड नेट फोर्स, तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम लोग? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। फाइन। अगर हमें नेट फोर्स निकालना है, तो देखो यहां पर F है और यहां पर भी F है, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ विच इज ऑल्सो एफ स्क्वायर कॉस 60 डिग्री। ओके, एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60 इज 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक एफ स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर 2f स्क्वायर, तो ये 3f स्क्वायर हो गए, 3f स्क्वायर अंडर रूट, सो ये √3f आ जाएगा। नेट फोर्स जो है वो √3f आया। अब f क्या है? के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सो फाइनल आंसर हमारा क्या हुआ? फाइनल आंसर क्या हुआ? एफ नेट इज इक्वल्स टू √3 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। दिस इज आर फाइनल आंसर। दिस इज आर फाइनल आंसर, √3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इजिली हमने कर लिया, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। ओके,
अब देखो, ये तो आपको डायरेक्टली याद भी होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सेम चार्जेस रखे हुए हैं, तो √3 × KQ² / A² होगा, ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। लेकिन अगर इसकी हमें वेक्टर फॉर्म निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे? लेट्स सी। अगर इसकी वेक्टर फॉर्म हमें कैलकुलेट करनी है, आपको ये तो समझ में आ गया कि कैसे फोर्सेस हमें लिखने हैं, राइट? एक फोर्स तो भाई ऐसे है जो कि F है, और एक फोर्स ऐसे है और वो भी F है। फाइन। ये फोर्स जो है वो आई कैप डायरेक्शन में है, तो डायरेक्टली हम लिख लेते हैं F आई कैप, ठीक है। बट ये फोर्स जो है वो ना ही आई कैप में है, ना ही जे कैप में है, हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें पता है कि एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। तो इसका ब्रेक डाउन होगा, एक कंपोनेंट यहाँ आएगा और एक कंपोनेंट यहाँ आएगा। क्लियर? सो F cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, तो F/2 आ गया। और F sin 60 डिग्री, सो √3 F/2 आ गया। देखो, ये F/2 और F सेम डायरेक्शन में है क्योंकि ये आई कैप है, ठीक है, और ये वाला माइनस जे कैप डायरेक्शन में है, तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे ना। F प्लस F/2 कितना होगा? 3F/2। सो लिख लेता हूं, F प्लस F/2 आई कैप डायरेक्शन में हुआ और √3F/2 माइनस जे कैप डायरेक्शन में हुआ। ये F नेट हमारा आया वेक्टर फॉर्म में। इसको बस थोड़ा सा हमें सॉल्व करना है और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो, F प्लस F/2 इज 3F/2 आई कैप माइनस √3F/2 जे कैप। इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या? F/2 √3F/2 हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, √3F/2 कॉमन निकाल सकते हैं। सो √3F/2 इज टेकन कॉमन। यहां पर √3 आया, √3 आई कैप, माइनस यहां पर 1 हुआ तो जे कैप, √3 आई कैप माइनस जे कैप, ये आया। अभी हमें F की वैल्यू लिखनी है, तो क्या होगा फाइनल? √3/2 KQ² √3 आई कैप माइनस जे कैप। This is our F net. This is our F net. क्लियर? ओके। अब आप बोलोगे कि ये वेक्टर फॉर्म है, तो इससे अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म निकाले तो हम चेक कर सकते हैं कि जो लास्ट वाली फॉर्म थी वो करेक्ट थी कि नहीं, है ना? तो हम चेक कर सकते हैं। देखो, हमें सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम क्या करेंगे? √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, विच विल गिव अस 2। फाइन। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना, देखो आप सभी ध्यान से देखिए, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? अंडर रूट √3 स्क्वायर दैट इज 3 माइनस 1 स्क्वायर दैट इज 1, तो कितना आया? ये 2 आया। ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली आंसर फिर से हमारा क्या आ रहा है? F नेट का मैग्नीट्यूड √3 KQ² / A², सेम आ रहा है ना? ठीक है, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया यहाँ पर। अब मैंने इस चार्ज के ऊपर निकाला था, आप इस चार्ज के ऊपर भी निकाल सकते हैं। सेम प्रैक्टिस करोगे, एकदम सेम प्रैक्टिस करोगे। एक स्ट्रेट फोर्स होगी और दूसरी वाली जो है वो एक ऑब्लिक फोर्स होगी और एक स्ट्रेट फोर्स होगी, तो आप जो ऑब्लिक फोर्स है उसको आप रिजॉल्व कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद हम ऐड कर देंगे एंड देन बस F की वैल्यू पुट करनी है, कॉमन निकालना है, बस सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये दोनों फॉर्म समझ में आ गई।
एक मैग्नीट्यूड वाली सिंपल फॉर्म जो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, और वेक्टर फॉर्म, और वेक्टर फॉर्म से भी हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक है। ओके, इसके बाद सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन हमें देखना है। सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके, ऑल राइट। सो इस बार हमारे पास एक स्क्वायर है। अगेन स्क्वायर के ऊपर जो चार्जेस गिवन है वो है क्यू, 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 क्यू। सेम चार्जेस एंड इट इज अ स्क्वायर। फाइन, इट इज अ स्क्वायर। फिर से क्योंकि ये सिमेट्रिकल फिगर है, तो जो फोर्सेस होंगे वो किसी भी एक चार्ज पे अगर हम जो भी फोर्स निकालेंगे वही सेम जो नेट फोर्स है वो किसी भी दूसरी चार्ज पर भी सेम होगा। फाइन। तो अगर मुझे मान लीजिए इसके ऊपर फोर्स निकालना है तो किस किस की वजह से फोर्स होगा? इन तीनों की वजह से फोर्स होगा, राइट? वो जो नेट फोर्स हम जो भी निकालेंगे ना वो हर चार्ज के ऊपर सेम ही होगा। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले वेक्टर फॉर्म कैलकुलेट करेंगे और आपको रीजन पता चल जाएगा कि क्यों हमने वेक्टर फॉर्म पहले कैलकुलेट किया। ओके, डिस्टेंसेस, विल राइट डिस्टेंसेस फर्स्ट ऑफ ऑल। देखो यहां पर डिस्टेंस क्या है? Q और Q के बीच में A है। यहां पर Q और Q के बीच में क्या है? A है। जो थर्ड चार्ज है वो यहां पर है। इनको अगर डायरेक्टली हम ज्वाइन करेंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज रूट टू ए। क्लियर है? ठीक है भाई। अब देखो, चलो मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म भी निकाल देता हूं आपके लिए। पहले हम मैग्नीट्यूड फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम फोर्स लिखते हैं तो इसकी वजह से इस पे फोर्स लिख रहे हैं, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर यहां पर लिखेंगे। उसकी वजह से इस पे फोर्स अगेन के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अब इसकी डायगोनल की वजह से, ये वाले चार्ज की वजह से इस पे फोर्स कुछ ऐसे होगा। ये डिफरेंट फोर्स है, ये डिफरेंट फोर्स है क्योंकि डिस्टेंस डिफरेंट है, तो कुछ डिफरेंट सिंबल लिख लेंगे। लेट्स से दिस इज F1, दिस इज ऑल्सो F1 एंड दिस इज F2। ठीक है, F2। तो F2 क्या है? के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट टू ए का होल स्क्वायर। रूट टू का स्क्वायर 2 और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर तो सेम है, एग्जैक्टली लाइक F1, बस 2 डिवाइडेड है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि ये F1/2 है, राइट? बहुत इजीली हम इसको F1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने कुछ भी बहुत ज्यादा यहाँ पर डिफिकल्ट नहीं किया है। अब देखो ये 90 डिग्री का एंगल होता है, डायगोनल इसको बाइसेक्ट करता है, तो ये 45 होता है, तो यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल है, राइट? 45 डिग्री का एंगल है। तो ऑब्लिक फोर्स को हमें क्या करना है? रिजॉल्व करना है यहाँ पर और या हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में।
फाइन, ओके। एक बार इसको फिर से अलग से बना लेते हैं। यहां पर हमारे पास फोर्स है F1 और यहां पर भी फोर्स है F1 और यहाँ बीच में हमारे पास फोर्स है F1/2। फाइन, और ये 45 डिग्री का एंगल है। अब F1/2 cos 45 क्या होगा? यहां आएगा cos 45। cos 45 इज 1/√2। तो क्या होगा? F1/2√2। F1/2√2। सिमिलरली sin 45 भी 1/√2 है, तो यहां पर भी F1/2√2 आएगा। इस फिगर को हम थोड़ा सा और रिजॉल्व कर लेते हैं, तो क्या होगा? देखो, ये फिगर थोड़ा स्मॉल हो गया अभी। यहां पर F1 प्लस F1/2√2 है, यहां पर भी F1 प्लस F1/2√2 है। तो लेट्स राइट दिस एज कैपिटल F इज इक्वल्स टू F1 प्लस F1/2√2, और यहां पर भी सेम फोर्स है, तो कैपिटल F इक्वल टू F1 प्लस F1/2√2। ठीक है, अब इनके बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ना, नेट फोर्स हम डायरेक्टली लिख सकते हैं अब। F net इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल F स्क्वायर प्लस कैपिटल F स्क्वायर विच इज √2 F। √2 और F क्या है? देखो F क्या है? F1 प्लस F1/2√2। तो F1 भी कॉमन निकाल लेंगे, F1 भी कॉमन निकाल लेंगे, सो 1 प्लस 1/2√2, और F1 हमने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया। ठीक है, √2 को इनसाइड हमने मल्टीप्लाई किया, सो √2 और यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, तो √2 प्लस 1/2। और F क्या है? F1 क्या है? देखो F1 क्या है? KQ² ये भी कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, √2 प्लस 1/2 इंटू KQ²/A²। दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर्म। ओके, दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर्म। अगर हम चाहें तो डायरेक्टली इसका वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं, और उसके लिए हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इस वाले डायग्राम से ही वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि पहले हम वेक्टर फॉर्म निकालेंगे, फिर उसमें से हम मैग्नीट्यूड फॉर्म लिख लेंगे, तो एक ही स्टेप और हमारा इंक्रीज होता बस उसके लिए। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखो ये आई कैप में है और ये भी, और ये माइनस जे कैप में है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, बस आई कैप और माइनस जे कैप का ही डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। तो we'll write, let us write over here F net इक्वल टू, नाउ वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। अब देखो इसको मैं पहले से सॉल्व करके रख लेता हूं। देखो ये क्या है? 1 प्लस 1/2√2 इंटू F1 क्या है? KQ²/A²। यही तो है, सिर्फ यही तो है ना। तो इस ये वाली जो चीज है वो कॉमन आ जाएगी, और आई कैप माइनस जे कैप हो जाएगा, सिंपल, खत्म हो गया। तो वी हैव KQ²/A², 1 प्लस 1/2√2, और ब्रैकेट में यहां पर आई कैप माइनस जे कैप। हो गया, हो गया ये, फाइन। F net वेक्टर इक्वल टू KQ²/A² इंटू 1 प्लस 1/2√2 इंटू 1 माइनस जे कैप। अच्छा, इसमें बहुत ही एक अच्छी चीज है
कि आप अगर मान लीजिए इस वाले चार्ज पर फोर्स निकालते हैं ना, तो ये पूरा सेम रहेगा, बस यहाँ पर जो ये यूनिट वेक्टर्स है वो चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस पे जो नेट फोर्स होगा वो कुछ ऐसा होगा, पॉजिटिव आई कैप एंड पॉजिटिव जे कैप। तो यहाँ पर इस आई प्लस आई माइनस जे की जगह आई कैप प्लस जे कैप आएगा। अगर मैं इस पे निकालूं तो क्या होगा? ठीक है, अगर मैं इस फर्स्ट वाले फोर्स पे निकालूं तो इस पे इस तरफ फोर्स होगा माइनस आई कैप और प्लस जे कैप। तो जे कैप माइनस आई कैप, जे कैप माइनस आई कैप, और नीचे वाले पे निकालें तो माइनस जे कैप माइनस आई कैप। तो उसमें स्टार्टिंग में हम माइनस लगा देंगे और आई कैप प्लस जे कैप लिख देंगे, राइट। तो चारों चार्जेस पे मैंने आपको फोर्स निकाल के दिखा दी है। ये वाला जो पार्ट है, मैग्नीट्यूड वाला जो पार्ट है वो सेम रहेगा, और डायरेक्शन वाला जो पार्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट सबके लिए हो जाएगा। फाइन, ओके। और आपको पता है कि ये सिंगल सिंगल यूनिट वेक्टर्स हैं, अगर हम इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट 2 आएगा, उस रूट 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 2 + 1/2 आ जाएगा, तो रूट 2 + 1/2 आ गया। ठीक है, आप मैग्नीट्यूड डायरेक्टली याद रख सकते हैं। क्लैरिटी है आई थिंक? यस। इसको अच्छे से ग्राफ्स, इसको अच्छे से ग्रास्प कर लो, ओके ना? ये ट्रायंगल वाला फॉर्मेट और ये स्क्वायर वाला फॉर्मेट। ओके, ऑल राइट, विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। आप नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फाइन। अगेन वी हैव एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके। और इस पे यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है, यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज है, और इसका जो सेंट्रॉइड है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का, उस सेंट्रॉइड पे एक पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा हुआ है। तो सेंट्रॉइड को हम कैसे बनाएंगे? लेट्स कंसीडर सेंट्रॉइड इज समवेयर ओवर हेयर। फाइन, somewhere over here,
एंड यहाँ पर भी एक चार्ज रखा हुआ है Q। फाइन, ओके। तो अगर हमें इस पे नेट फोर्स निकालना है, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये वाला डिस्टेंस जो है ना, ये येलो लेंथ का, ये येलो लेंथ वाला डिस्टेंस क्या है। देखो ये तो A है, ये A है, ये भी A है और ये भी A है, पर ये येलो लेंथ वाला डिस्टेंस क्या है। अब इस येलो लेंथ वाले डिस्टेंस को मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा और हम यहाँ पे देखेंगे कि जो भी आंसर आएगा ना वो आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि कई बार हम यूज करने वाले हैं उसे। फाइन, ओके। और हो सकता है काफी सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ये पता हो। फाइन, देखो ये है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें अगर मैं एक ऑल्टीट्यूड बीच में यहां पर बनाऊं और ये है A और ये है 60 डिग्री, तो ये जो ऑल्टीट्यूड है ये हुआ A sin 60 डिग्री विच इज √3a/2। तो इसकी जो हाइट है वो हुई √3a/2। फाइन, ओके। अब बात ये है कि जो ऑल्टीट्यूड है उसमें सेंट्रॉइड बीच में नहीं होता, उसमें सेंट्रॉइड थोड़ा शिफ्टेड होता है डाउनवर्ड। यहां पर सेंट्रॉइड इज नेवर बीच में, इज ऑलवेज शिफ्टेड थोड़ा सा नीचे। और कैसे शिफ्टेड होता है कि ये वाला पार्ट 2h/3 होता है और ये वाला पार्ट h/3 होता है। बेसिकली 2:1 की रेशियो में ये पार्ट्स डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, हमें कौन सा वाला पार्ट निकालना है, छोटा वाला पार्ट कि बड़ा वाला पार्ट। देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये बड़ा है और ये नीचे वाला पार्ट छोटा है, तो हमें बड़ा वाला पार्ट चाहिए, मतलब हमें येलो लेंथ चाहिए। ठीक है ना, तो हमें 2h/3 चाहिए। लेट्स सपोज दिस डिस्टेंस इज r, ओके, दिस डिस्टेंस इज r, वी आर कैलकुलेटिंग r एंड हेयर r इज 2h/3। क्लियर हो गया? फाइन। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि जो सेंट्रोइड होता है वो ऑल्टीट्यूड को किस में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। फाइन, और एक और बात यहां पर, ये जो लाइंस है जब हम एक ड्रॉप ऐसे ड्रॉप करते हैं सेंट्रोइड से कनेक्ट करने के लिए, तो जरूरी नहीं है वो ऑल्टीट्यूड ही हो, वो मीडियंस भी हो सकते हैं। फाइन, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम ऑल्टीट्यूड बोल सकते हैं। तो अभी क्या है, आर क्या हुआ, आर इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू एच, वेयर एच इज √3a/2। तो 2 कैंसिल, √3 कैंसिल, so we have a/√3। ठीक है, और जो छोटा वाला डिस्टेंस है लेट से वो r0 है, तो वो हाफ है एक्चुअल में। देखो इस वाले का हाफ है, क्योंकि 2 हटा दिया तो हाफ हो गया, तो a/2√3। जैसे हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ r वाले की जरूरत है विच इज a/√3। तो आप ऑलवेज यू कैन रिमेंबर दिस थिंग दैट the distance between the vertex of an equilateral triangle and its centroid is a/√3, where a is the side of the equilateral triangle. Fine, okay. अभी ये समझ में आ गया, तो हमें सिर्फ फोर्सेस लिखने हैं। अब देखो ये Q है, ठीक है, और इसके ऊपर जो फोर्सेस है वो क्या क्या है। ऊपर वाले Q की वजह से रिपल्सिव फोर्स डाउनवर्ड है, इधर वाले Q की वजह से रिपल्सिव फोर्स ऑब्लिकली अपवर्ड है, और इस -Q की वजह से ऑब्लिकली दिस साइड है। ओके, सारे जो फोर्सेस है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में लग रहे हैं। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ रिजोल्यूशन करना है इन फोर्सेस का। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ रिजोल्यूशन करना है इन फोर्सेस का। उसके लिए हमें एंगल्स पता होना चाहिए। तो देखो ये क्या है, ये पूरा एंगल 60 डिग्री, इसका हाफ क्या होगा 30 डिग्री, 30 डिग्री, और ये क्या है 90 डिग्री। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा
60 डिग्री, ठीक है। तो ये वर्टिकल है और ये ऐसे है, तो ये वाला हमारा हुआ, ये वाला हमारा हुआ 60 डिग्री, फाइन। और जो ऐसे वाला है, जो ऐसे वाला है, वो किस एंगल पे लग रहा है, वो किस एंगल पे लग रहा है? देखो, अगर मैं ऐसे करके बनाऊं इसे, तो हॉरिजॉन्टल के साथ तो ये भी 60 ही बनाएगा ना, हॉरिजॉन्टल के साथ तो वो भी 60 ही बनाएगा। तो हमारे पास ये एंगल्स आ गए हैं कुछ इस तरह से। ये भी 60 डिग्री है। क्लियर हो गया? अब हम रिजॉल्व कर सकते हैं, अब हमें एंगल्स मिल चुके हैं, हम रिजॉल्व कर सकते हैं आई और जे के फॉर्मेट में। फाइन, ओके। सो दिस फोर्स इज, लेट्स से हमारे पास तीन फोर्सेस है, लेट्स से दिस इज F1, दिस इज F2। F1 का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर? देखिए, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। हम इसको आर के फॉर्मेट में लेके चलते हैं, बाद में हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो ये है के, ये है F1 इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। फाइन। ये जो नीचे वाला फोर्स है ये क्या है? ये भी देखो F1 ही है, क्योंकि ये भी के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है। ये वाला जो फोर्स है ये भी सेम है, एग्जैक्टली सेम है, F1 ही है, F1 इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बेसिकली सारे के सारे फोर्सेस एग्जैक्टली सेम है, बस हमें रिजोल्यूशन यहाँ पर करना है, ठीक है। सारे फोर्सेस सेम है, उनका हमें रिजोल्यूशन लेना है। आपको मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में बताया था कि नेगेटिव साइन जो है वो आपको मैग्नीट्यूड के फॉर्मूला में नहीं लेना, वो आपको डायरेक्शन से खुद ब खुद पता चल जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए तो ये फोर्स अट्रैक्टिव है, नीचे है, ठीक है। तो वो नेगेटिव का जो इफेक्ट है वो हमने ऑलरेडी डायरेक्शन में कंसीडर कर लिया है। फाइन, तो आपको नेगेटिव फिर से मैग्नीट्यूड में लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लगाने की जरूरत क्या, वो गलत हो जाएगा उल्टा, ठीक है। अब ये भी F है, लेट्स सपोज ये भी F है, ये भी F है और ये भी F है। तो F cos 60 डिग्री यहां पर क्या आएगा? F cos 60 डिग्री विच इज F बाय 2। ये वाले F का उधर होगा F sin 60 डिग्री, सो प्लस √3 F बाय 2, ठीक है। इस वाले फोर्स का ऊपर होगा F cos 60 डिग्री, इधर हो गया F sin 60 डिग्री उधर होगा, तो √3 F बाय 2। और इस वाले फोर्स का इधर होगा F cos 60 डिग्री, सो प्लस F बाय 2। आपको रिजोल्यूशन समझ में आया? यहाँ पर सिर्फ cos 60 डिग्री और sin 60 डिग्री हमने किया है। cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2। और sin 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। फाइन, देखो इसका नीचे हुआ cos 60 डिग्री F/2, ऊपर हुआ sin 60 डिग्री √3F/2। इस वाले फोर्स का, ये जो ऊपर जा रहा है, इस फोर्स का नीचे हुआ cos 60 डिग्री F/2, ऊपर हुआ sin 60 डिग्री √3F/2। क्लियर हो गया? तो हमारे पास फोर्सेस जो है वो I और J में आ चुके हैं। फाइन, ठीक है। यहां से अगर हम F/2 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आएगा √3 + 1, ठीक है। यहां पर ये होगा 3F/2 और 3F/2 माइनस √3F/2, जिसमें से हम √3F/2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा वो हो जाएगा 1 माइनस √3, ओके। और अगर हम देखें, ओके वेट वेट वेट, विल राइट, ओके। सो नेट फोर्स हमें लिखना है अब, तो F नेट हमें लिखना है, हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे F/2 √3 + 1, दिस इज I कैप, and plus this one, here we'll take √3F/2 common, √3F/2 common, √3F/2 common, और
अच्छा यहाँ पर हमारा √3 आएगा, तो वो √3 -1 हो जाएगा, √3 -1, एंड दिस इज इन -j कैप, बिकॉज वाई, बिकॉज हमारा -j में ज्यादा है, तो इसलिए ये माइनस होगा। ओके, माइनस, फाइन। क्या किया मैंने, मैंने डायरेक्टली इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर आई कैप में लिख दिया, और क्योंकि मुझे पता है कि जे -j कैप में ज़्यादा है, जे कैप में कम है, तो -j कैप वाला सब्ट्रैक्टेड बाय दैट। ओके, यस, करेक्ट है। अगर आप दैट सब्ट्रैक्टेड बाय दिस लिखते तो आपका ऑलरेडी वो क्या होता, 1 -√3 आ जाता, ठीक है, और फिर प्लस लग जाता। -j कैप में फोर्स डोमिनेट कर रहा है, इसलिए वो नेगेटिव है। Okay, now we can take more things common and we can write f value also. f क्या है, f है kq² by r², राइट ना? तो f की जगह kq² by r² निकालना है। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? f/2 इज कॉमन ओवर हेयर, f/2 इज कॉमन, तो f इज व्हाट, kq² by r², 2 भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर होगा √3 + 1 आई कैप माइनस √3 - 1 जे कैप। अब r की वैल्यू फाइनली हम लिख सकते हैं, r की वैल्यू क्या थी, a/√3, तो a/√3 का स्क्वायर, सो इट विल गिव अस 3kq² 2a² √3 + 1 आई कैप माइनस √3 - 1 j cap. Okay, this is our net force in vector form, net force in vector form. Okay, note down. अगर हम चाहे तो इसका मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो यहाँ से भी 2 आएगा और यहाँ से भी 2 आएगा, वो 2 कॉमन हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, ऐसे बड़ा सा फॉर्म है तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट मुश्किल नहीं है। देखो √3 का स्क्वायर 3 + 1 दैट इज √4 विच इज 2, यहाँ पर भी √4 विच इज 2, तो 2 कॉमन हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, तो क्या होगा 3kq² by 2 2 कैंसिल, हेयर वी हैव a², एंड यहाँ पर हमारे पास सिर्फ आई कैप, अच्छा वो आई कैप जे कैप गया, वेट 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 वेट, नहीं 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 नहीं, ओके ओके ओके, ओके माय बैड, ये जो हम कर रहे हैं वो इसका कंप्लीट स्क्वायर और इसका कंप्लीट स्क्वायर होगा। ओके, इट विल बी लिटिल बिट लेंथी, लेकिन स्टिल हम कर सकते हैं। देखिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हमें करना है, तो √3 + 1 होल स्क्वायर प्लस √3 - 1 होल स्क्वायर, ये होगा एक्चुअल में, ठीक है। यहां पर प्लस क्यों लिया, क्योंकि √3 - 1 का माइनस है, उसका स्क्वायर करेंगे टोटल, इस माइनस का भी स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। √3 + 1, तो √3 का 3 आया, +1 प्लस प्लस 2√3 प्लस यहाँ पर 3 आया, +1 - 2√3, ठीक है। तो 2√3 कैंसिल हो गया, 3 + 1 4, 3 + 1 4, 8 आ गया, तो 2√2 हो गया, फाइनली जो हो गया वो 2√2 हो गया, तो 2 2 कैंसिल हो गया और 3√2 फाइनली हमारा आ गया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं
एफ नेट इक्वल टू 3√2 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर. ओके, 3√2. All right, understood, very well. आप इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको ये लेंथी भी लग रहा है, इतना ज़्यादा लेंथी आपके लिए नहीं आता. ठीक है, एक और मेथड हो सकता है इस क्वेश्चन को करने के लिए. हमारे पास तीन फोर्सेस हैं यहाँ पर. आपको लेमिस थ्योरम अगर पता है, अगर आपने वेक्टर में लेमिस थ्योरम पढ़ा हुआ है, तो हम उससे भी इस सॉल्यूशन को इजीली कर सकते हैं. यस, ओके, we'll see next question now. We'll see next question. I think you all have noted down, right? Okay, we'll see one more question. All right. This is 0, 0, and here we have a charge q. Fine. This is a, 0, and here we have minus q, and this is 2a, 0, and here we have 2q. क्योंकि हमने अभी अभी एक बड़ा लेंथी क्वेश्चन किया है, तो लेट अस डू वन इजी क्वेश्चन so that we all get little bit confidence also. ठीक है, तो ये आपके लिए बूस्टर क्वेश्चन हो गया. यहाँ पर इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? a है, और इनके बीच का डिस्टेंस भी a है. आपको क्या करना है? आपको नेट फोर्स निकालना है 2q पे. चलिए जल्दी से 2q पे नेट फोर्स निकालिए. 2q पे नेट फोर्स निकालिए. ओके, विल सी. टू क्यू पे नेट फोर्स. तो सबसे पहले Q की वजह से उस पर फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में. तो F1 लेट से ड्यू टू Q, तो K, इसका 2 यहां पर लिख लिया, Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस ए
which is 2a whole square will be 4a square. That gives us kq square by 2a square. Okay, kq square by 2a square in I cap direction. F2 ड्यू टू माइनस क्यू, अगेन मैंने बोला है माइनस को मैग्नीट्यूड में इंक्लूड नहीं करना, उसकी डायरेक्शन को समझना है. माइनस क्यू विल अट्रैक्ट टू क्यू लाइक दिस, राइट? सो दैट विल गिव अस अगेन 2 kq square, but the distance is a square only and the direction is minus I cap. Fine. Okay, that's it. So now we'll add them. F net will be what? kq square by 2a square minus 2kq square by a square, and it will be I cap. Fine. Here 2. So 1 minus 4, that is minus 3. So minus 3 kq square divided by 2a square I cap. So नेट फोर्स जो है 2q पे वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लग रहा है. ऑब्वियसली लगना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये वाला जो माइनस क्यू है ये ज्यादा इंटेंसिव फोर्स 2q पे लगा रहा है और जो कि इस डायरेक्शन में लगा रहा है. क्लियर है? ओके. वेक्टर फॉर्मेट में आपको ये क्वेश्चन समझ में आए? आई थिंक आपको क्लैरिटी है इन क्वेश्चंस को लेकर. ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम कूलम्स लॉ के और थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे और एक नया कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद हमारा कूलम्स लॉ और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा. वो एक नया कॉन्सेप्ट है बट बहुत ज़्यादा सेपरेटेड नहीं है कूलम्स लॉ से. ठीक है, वो हमें नई पावर्स देगा. ओके, सो दैट्स ऑल.